नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाई हूँ शेरलॉक होम्स की कहानी, जिसके लेखक है सर आर्थर कॉनन डॉयल। इनकी अ स्टडी इन स्कारलेट, इस स्टोरी का भाग दूसरा। अगर आपको स्पॉटिफाई पे भी आप मेरी स्टोरी जरूर सुन सकते हैं। वहां पे उसकी लिंक जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चले शुरू करते हैं फिर आज का भाग दूसरा। नतीजे पर पहुंचने का विज्ञान। जैसा कि उसने पहले तय किया था, हम अगले दिन मिले और हमने नंबर 281 बी बेकर स्ट्रीट के कमरों का जायजा लिया, जिनके बारे में उसने बताया था। उनमें दो आरामदायक बेडरूम थे और एक बड़ी हवादार बैठक थी, जिसमें अच्छा फर्नीचर था और दो चौड़ी खिड़कियों से उसमें रोशनी आती थी। यह अपार्टमेंट हर तरीके से इतना सटीक था और हमारे बीच बढ़ जाने पर किराया इतने सही कि हमने वहीं पर सौदा तय कर लिया और वह कमरा हमारा हो गया। शाम मैं होटल से अपना सामान ले आया और अगली सुबह शेरलॉक होम्स भी अपना सामान और कपड़ों से भरा चमड़े का सूटकेस लेकर आ पहुंचा। एक या दो दिनों तक हम अपना सामान लगाने में लगे रहे। धीरे धीरे हम अपने नए ठिकाने के आदी होने लगे। होम्स के साथ रहना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह बहुत ही शांति से अपना काम करता था और उसकी आदतें नियमित थी। वह शायद ही कभी रात में 10 बजे के बाद जगा रहता। ज्यादातर सुबह मेरे उठने के पहले वह नाश्ता करके निकल जाता था। कभी वह केमिकल लैब में दिन बिताता, कभी चिड़फाड़ वाले कमरे में और कभी कभी लंबी दूरी तक पैदल चला जाता, जिससे लगता कि वह शहर के निचले इलाकों में पहुंच गया है। जब उस पर काम करने का भूत सवार होता तो उसकी एनर्जी को कोई मात नहीं दे सकता था। पर कभी कभी उस पर कोई झक सवार हो जाती और कई कई दिनों तक वह बिना एक भी लफ्ज बोले या सुबह से शाम तक बगैर एक भी मांसपेशी हिलाए के सोफे पर लेटा रहता। इन मौकों पर मैंने उसकी आंखों में इतना खोया खोया खाली सा भाव देखा है कि मुझे शक होता है कि वह किसी नशे की लत का शिकार हो गया है। पर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन और साफ सफाई को देखकर यह ख्याल उठ ही नहीं पाता था। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, उसके लिए मेरी दिलचस्पी और जिंदगी में उसके उद्देश्य की ओर मेरा कुतूहल गहराता और बढ़ता गया। उसकी शख्सियत और रंग रूप ऐसा था कि किसी राह चलते इंसान का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। लंबाई में वह करीब 2 मीटर था और इतना पतला कि वह और भी लंबा लगता था। उसकी आंखें तीखी और भेदती हुई थी, सिवाय उस समय जब वह अपनी दुनिया में खोया रहता था। पतली बाज जैसी नाक से वह चौकन्ना और जिद्दी जान पड़ता था। उसकी ठोड़ी भी साफ और चौकोर थी, जो किसी जिद्दी इंसान की निशानी होती है। उसके हाथ अक्सर स्याही से रंगे होते और उन पर रसायनों के धब्बे होते। फिर भी उसकी छुअन में बेहद नजाकत थी, जो मुझे अपने नाजुक उपकरणों का इस्तेमाल करते वक्त दिखाई पड़ती थी। पाठक मुझे दूसरों के कामों में दखल देने वाला बेकार आदमी मान सकते हैं, अगर मैं यह हामी भरूं कि इस शख्स ने किस हद तक मेरी दिलचस्पी जगाई है। मैंने कितनी बार कोशिश की मैं उसकी उस जिद को चीर सकूं जो वह अपने मतलब के हर काम में दिखाता है, पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने के पहले यह याद रहे कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार थी और मेरा मन लगाने के लिए कितने कम तरीके थे। बाहर जाने में मेरी तबीयत आड़े आती थी। जब तक मौसम बेहद खुशगवार न हो, मेरे ऐसे दोस्त भी नहीं थे जो मुझसे आते थे
और मेरा रोजमर्रा का अकेलापन दूर करते। इन हालात में मैं उस छोटे से रहस्य का खुशी से स्वागत करता जो मेरे दोस्त के इर्द गिर्द छाया रहता था। मैं अपना काफी समय उस रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश में बिताता। वह मेडिसिन नहीं पढ़ रहा था। एक सवाल के जवाब में उसने खुद इस बारे में स्टैनफोर्ड की राय मानी थी। नहीं ऐसा लगता था कि पढ़ाई का कोई भी कोर्स पूरा किया था जो उसे विज्ञान या किसी भी विषय में डिग्री प्राप्त करने के लायक बना सके। फिर भी कुछ विषयों में उसकी दिलचस्पी तारीफ के काबिल थी और एक विचित्र सीमा में उसकी जानकारी इतनी विस्तृत और बारीक थी कि उसके ख्याल मुझे काफी हद तक ताज्जुब में डाल देते थे। यह तय था कि कोई भी किसी तय मंजिल के बगैर इतनी मेहनत या इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की जहमत नहीं उठाता। अनियमित पाठक अपनी जानकारी के लिए शायद ही कभी अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। कोई भी शख्स छोटी मोटी वजह के लिए अपने दिमाग पर जोर नहीं देता जब तक उसके पास ऐसा करने की कोई अच्छी वजह ही नहीं होती। उसका अनजानापन उसके ज्ञान की तरह ही चौंकाने वाला था। सामायिक साहित्य, फलसफे और राजनीति के मसलों में वह बिल्कुल अनजान मालूम होता था। थॉमस कार्लाइल का हवाला देने पर उसने बेहद अल्हड़ता से मुझसे पूछा कि वह कौन है और उसने कौन सा तारीफ का काम किया है। मेरी ताज्जुब की उस वक्त सीमा नहीं रही जब मैंने अचानक पाया कि उसने कॉपरनिकस की थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। न ही सोलर सिस्टम के बारे में कोई भी सभ्य व्यक्ति उस 19वीं शताब्दी में यह भी न जानता हो कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इतनी अजीब बात थी कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। तुम ताज्जुब में दिखाई दे रहे हो। मेरे भाव पर मुस्कुराते हुए उसने कहा, अब जब मुझे यह जानकारी हो गई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं भूल जाऊं। भूल जाऊं? देखो, उसने समझाया, मैं मानता हूं कि आदमी का दिमाग असल में एक खाली अटारी की तरह होता है और तुमको उसमें अपना मनपसंद सामान भरना होता है। जो बेवकूफ होता है वह हर तरह का सामान भरता जाता है, जिससे जो जानकारी उसके लिए मायने रखती है वह भीड़ में खो जाती है, जिससे उसको वह जानकारी ढूंढने में मुश्किल होती है। कुशल कारीगर अटारी भरते वक्त चौकन्ना रहता है कि वह क्या भर रहा है। वह उसमें सिर्फ वे औजार रखता है जो काम करने में उसकी मदद कर सकते हैं, पर ये मात्रा में काफी ज्यादा होते हैं और सभी को दिमाग में अच्छी तरह संभाल के रखा जाता है। यह सोचना भूल है कि उस छोटे से कमरे में इतना लचीलापन है कि उसको किसी भी सीमा तक खींचा जा सकता है। यह याद रखो कि ऐसा वक्त आता है जब हर अतिरिक्त ज्ञान की तरह तुम ऐसा कुछ भूल जाते हो जो तुमको पहले से पता था। इसलिए यह सबसे जरूरी है कि जरूरी तथ्यों पर अनावश्यक तथ्य भारी न पड़ जाए। पर सौरमंडल, मैंने विरोध किया। उससे मुझे आखिर क्या मतलब हो सकता है? उसने विचलित होकर पूछा। तुम कहते हो कि हम सूरज की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किंतु अगर हम चांद के चक्कर लगा रहे होते तो भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता मेरे काम में। मैं उससे पूछने ही वाला था कि उसका काम आखिर है क्या, पर उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि मुझे लगा इस सवाल से वह खुश नहीं होगा। मैंने अपनी छोटी सी बातचीत पर गौर किया और उससे कुछ समझने की कोशिश की। उसने कहा कि वह ऐसी कोई जानकारी नहीं लेगा जो उससे मतलब नहीं रखती हो, इसलिए उसके पास जितनी भी जानकारी थी वह सब उसके लिए जरूरी थी। मैंने अपने मन में वे सभी बातें दोहराई जिनसे मुझे मालूम पड़ा उसको बहुत कुछ मालूम था। मैंने एक पेंसिल लेकर उन सब बातों को लिख लिया। जब मैंने उसके बारे में पूरा हुआ दस्तावेज पढ़ा तो मैं अपनी हंसी दबा नहीं पाया। वह इस तरह था, शेरलॉक होम्स, उसकी सीमाएं।
नंबर 1, साहित्य की जानकारी 0। नंबर 2, फलसफे की जानकारी 0। नंबर 3, खगोल की जानकारी 0। नंबर 4, राजनीति की जानकारी बेहद कमजोर। नंबर 5, वनस्पति विज्ञान की जानकारी थोड़ी बहुत। धतूरा, अफीम, जहरों के बारे में पूरा ज्ञान। बागवानी के बारे में कुछ नहीं जानता। नंबर 6, भूतत्व विद्या का ज्ञान व्यवहारिक पर सीमित। देख लेने भर से ही अलग अलग किस्मों की मिट्टियों का भेद बता सकता है। शेर के बाद मुझे अपनी पतलून पर पड़े छींटों को दिखाया है और उनके रंग और घनता से उसने मुझे बताया कि लंदन के किस भाग में वो उसको मिले हैं। नंबर 7, रसायन शास्त्र की जानकारी बहुत गहरी। नंबर 8, शरीर रचना शास्त्र की जानकारी अचूक पर अव्यवहारिक। नंबर 9, सनसनीखेज साहित्य की जानकारी शताब्दी में विस्तृत हुई हर भयंकर घटना की विस्तृत जानकारी रखने वाला दिखाई देता है। नंबर 10, वायलिन अच्छा बजा लेता है। नंबर 11, अच्छा लठेत, घुंसेबाज और तलवारबाज है। नंबर 12, अंग्रेजी कानून का अच्छा व्यवहारिक ज्ञान है। जब मेरी सूची इतनी लंबी हो गई तो घबराकर मैंने उसे आग में फेंक दिया। अगर मैं केवल यह जान पाता कि इन उपलब्धियों से वह क्या करना चाहता है और ऐसा कौन सा पेशा है जिसमें ये सब की जरूरत पड़ेगी, मैंने अपने आप से कहा, तो मैं अपनी यह कोशिश तुरंत छोड़ देता हूं। मैं देख रहा हूं कि ऊपर मैंने उसकी वायलिन बजाने की काबिलियत का जिक्र किया है। यह बेहद उल्लेखनीय थी, पर उसकी अन्य उपलब्धियों की ही तरह विचित्र भी। वह अच्छी और कठिन धुनें निकाल लेता था। यह मैं अच्छी तरह जानता था क्योंकि मेरे अनुरोध पर उसने मेंडेलसोन की लाइडर और पसंदीदा धुनें बजाई है। जब वह अपने में होता है तो शायद ही कभी संगीत बजाता या कोई अन्य जाना पहचाना काम करता। शाम को अपनी आराम कुर्सी में अधलेटा सा वह आंखें मूंदकर घुटनों पर पड़ी सारंगी के तार छेड़ता रहता। कभी तान मीठी और उदास होती, कभी वह खुशनुमा होता। जाहिर है कि इससे उसके उस वक्त के मूड का पता चलता था, पर यह मूड उस तान से प्रेरित है, वह यूं ही बजा रहा है, यह मेरी समझ के बाहर था। इन उबाऊ इकलबंदियों के खिलाफ मैं बोल उठता। अगर ऐसा नहीं होता तो अंत में वह मेरी पसंदीदा धुनों की पूरी श्रृंखला बजाकर मुझे मेरी सहनशीलता का मुआवजा नहीं देता। पहले सप्ताह के आसपास हमारे पास कोई मिलने वाला नहीं आया और मैं यह सोचने लगा था कि मेरा साथी भी मेरी ही तरह मित्रविहीन है। पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसकी काफी जान पहचान है और वह भी समाज के अलग अलग तबकों में। वह एक छोटा सा भूरे रंग का चूहे जैसा काली आंखों वाला व्यक्ति था, जिसका परिचय मुझसे मिस्टर लेस्ट्रेड कहकर कराया गया था और जो एक ही हफ्ते में 3 या 4 बार आया। एक सुबह एक युवती आई जिसने फैशन के अनुकूल कपड़े पहन रखे थे और वह आधा घंटे या इससे अधिक समय तक रही। उसी दोपहर एक सफेद बालों वाला संदेहास्पद मेहमान आया जो एक यहूदी फेरी वाला लग रहा था। वह मुझे बेहद उत्तेजित लगा और उसके ठीक पीछे पीछे चप्पल पहने अधेड़ औरत आई। वह दूसरे मौके पर सफेद बालों वाले एक वृद्ध पुरुष ने मेरे साथी से मुलाकात की और दूसरे अवसर पर अपनी मखमली वर्दी पहने एक रेलवे के कुली ने जब इनमें से कोई भी साधारण सा व्यक्ति आता था तो शेरलॉक होम्स मुझसे अनुरोध करता था कि वह बैठक का इस्तेमाल करेगा और मैं बेडरूम में आराम करने चला जाता। मुझे इसी तरह असुविधा में डालने के बाद वह हमेशा मुझसे माफी मांगता था।
वह कमरा मुझे अपने पेशे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है और ये लोग मेरे मुवक्किल है। मेरे पास फिर से उससे सीधा सपाट सवाल पूछने का मौका था और एक बार फिर मेरे लिहाज ने एक दूसरे शख्स को अपना हमराज बनाने को रोक दिया। उस वक्त मैंने सोचा कि उसके पास इस बात का जिक्र न करने की कोई मजबूत वजह होगी, पर इस मुद्दे को खुद ही छेड़कर उसने मेरे इस ख्याल को जल्दी ही तोड़ दिया। 4 मार्च की बात है। इसी तारीख को याद रखने के लिए मेरे पास एक ठोस वजह यह थी कि मैं रोजाना से थोड़ा जल्दी जाग गया और पाया कि शेरलॉक होम्स ने अभी नाश्ता नहीं किया है। मकान मालकिन मेरे देर से दिन शुरू करने की आदत की इतनी आदी हो चली थी कि उसने मेज पर मेरे लिए प्लेट वगैरह भी नहीं रखी थी और न मेरी कॉफी तैयार थी। आदमजात की बेतुकी ठिठाई से मैंने घंटी बजाई और रुखाई से कहलवाया कि मैं तैयार हूं। फिर मैंने मेज पर से मैगजीन उठाई और उससे समय बिताने की कोशिश करने लगा, जबकि मेरा मित्र चुपचाप टोस्ट खाता रहा। एक लेख के शीर्षक पर पेंसिल का निशान था और स्वाभाविक तौर पर मैंने उस पर अपनी निगाह दौड़ाई। उसका कुछ इस तरह का महत्वाकांक्षी शीर्षक था, जीवन की पुस्तक। उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक चौकन्ना व्यक्ति अपनी राह में आने वाली हर बात का सटीक और नियमबद्ध परीक्षण करने में कितना कुछ सीख सकता है। मुझे वह चतुराई और बेतुकेपन का एक अद्भुत मिश्रण लगा। उसके तर्क सटीक थे, पर उसके निष्कर्ष मुझे मुश्किल और बड़े चढ़े लगे। लेखक ने दावा किया था कि एक जरा सा भाव, मांसपेशी का फड़कना या आंख की एक सरसरी नजर से वह किसी के भी अंदरूनी विचारों का थाह पा सकता है। उसके अनुसार पर्यवेक्षण तथा विश्लेषण में प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ छल कपट करना असंभव है। उसके निष्कर्ष यूक्लिड की अनेक प्रस्तावनाओं की तरह दोष रहित थे। एक अनजान व्यक्ति के लिए उसके नतीजे इतने चौंकाने वाले थे कि जब तक वे उन प्रक्रियाओं को नहीं सीख लेते जिनके द्वारा वह निष्कर्षों पर पहुंचा था, तब तक वे उसको जादूगर ही समझते। एक बूंद पानी से, लेखक ने कहा, कोई तार्किक एक अटलांटिक या नियाग्रा की संभावना का अनुमान कर सकता है, भले ही उसने इनमें से किसी को भी न सुना और न देखा हो। इसलिए पूरी जिंदगी एक जंजीर है जिसकी प्रवृत्ति के बारे में हम उसकी कला दिखाई पड़ते ही जान जाते हैं। दूसरी कलाओं की तरह ही निष्कर्षों और विवेचन का विज्ञान लंबे और धैर्यपूर्ण अध्ययन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि कोई भी इंसान इसमें पूरे तौर पर सटीकता प्राप्त कर सके। इस तथ्य के नैतिक और मानसिक मुद्दों पर गौर करने से पहले जो कठिनाइयां प्रस्तुत करते हैं, तहकीकात करने वाले को शुरुआती समस्याओं पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहिए। उसे अपने जैसा दूसरा इंसान मिलने पर एक नजर में ही उसका इतिहास जान लेना और सीखने दीजिए, और यह भी कि वह किस पेशे का व्यवसाय से संबंध रखता है। इस तरह की हरकत भले ही ओछी जान पड़ती हो, लेकिन इससे अवलोकन करने की क्षमता तीक्ष्ण हो जाती है। यह सिखाती है कि कहाँ देखना चाहिए और किस चीज को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति को अंगुलियों के नाखून से, उसके कोट की आस्तीन से, उसके बूटों से, उसकी पैंट की घुटनों से, उसकी तर्जनी और अंगूठे के चमड़े के कड़ेपन से, उसके भाव से, उसकी शर्ट की आस्तीन के छोर से, इन सभी चीजों से जाना जा सकता है। किसी भी मामले में किसी कुशल छानबीन करने वाले को ये सारे तथ्य मिलकर मामले की पूरी जानकारी नहीं दे देंगे, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। क्या कोरी बकवास है। मेज पर पत्रिका को जोर से पटकते हुए मैंने कहा, ऐसी बेहुदा बातें मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ी। क्या बात है? शेरलॉक होम्स ने पूछा। क्यों, यह लेख? नाश्ते के लिए बैठते हुए अपने अंडे की चम्मच से इशारा करते हुए मैंने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुमने यह लेख पढ़ा है क्योंकि तुमने इस पर निशान लगा रखे हैं।
मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि यह अच्छी तरह लिखा गया है, पर मुझे इससे खींच हो रही है। साफ तौर पर ये एक ऐसी व्यक्ति के दिल की बातें हैं जो आराम कुर्सी पर पसर कर इस तरह के छोटे छोटे विरोधाभास अपने कमरे की तन्हाई में लिखा करता है। यह व्यवहारिक नहीं है। मैं उसे भूमिगत ट्रेन के तीसरे दर्जे में बंद कर उससे अपने सभी सहयात्रियों के व्यवसाय के बारे में जानना चाहूंगा। मैं उसके खिलाफ 1000 में एक की शर्त रखता हूं। तुम अपना पैसा खो दोगे, होम्स ने शांति से उत्तर दिया, और जहां तक लेख का सवाल है वह मैंने खुद लिखा है। तुमने? हाँ, मैं गौर से निरीक्षण भी कर सकता हूँ और निष्कर्ष भी निकाल सकता हूँ। जिन सिद्धांतों को मैंने यहाँ पर व्यक्त किया है और जो तुमको इतने मनगढ़ंत लग रहे हैं, वास्तव में बेहद व्यवहारिक है, इतने कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए इन पर निर्भर हूं। अरे कैसे? न चाहते हुए भी मैंने पूछा। मेरा अपना एक व्यवसाय है। मेरे विचार से इस व्यवसाय में अकेला ही हूं। पूरी दुनिया में मैं एक सलाहकार जासूस हूं। अगर तुम इसे समझ सकते तो यहाँ लंदन में बहुत सारे सरकारी जासूस है और बहुत सारे निजी जासूस भी। जब ये लोग गलती पर होते हैं तो ये मेरे पास आते हैं और मैं उनको सही दिशा में मोड़ देता हूँ। वो लोग सभी सबूत मेरे सामने रखते हैं और अपराध के इतिहास की अपनी जानकारी की सहायता से मैं उनको सुलझाने में सफल हो जाता हूँ। दुष्कर्मों की एक ठोस पारिवारिक समानता होती है, और अगर तुम को 1000 अपराधों की विस्तृत जानकारी मुंह जबानी याद हो तो यह विचित्र बात होगी कि तुम 1001वीं वारदात को सुलझा नहीं पाओ। लेस्ट्रेट एक मशहूर जासूस है। जालसाजी के एक मामले में वह कुछ मुश्किल में पड़ गया था और यही परेशानी उसे यहाँ खींच लाई। और ये बाकी लोग? अधिकतर ये लोग किसी निजी छानबीन एजेंसी द्वारा भेजे जाते हैं। ये सब वे लोग होते हैं जो परेशानी में होते हैं और कुछ जानकारी चाहते हैं। मैं उनकी कहानी सुनता हूँ और वे मेरी टिप्पणियां सुनते हैं, और फिर मैं अपनी फीस जेब में और फिर मैं अपनी फीस जेब में रख लेता हूँ। पर तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा। अपना कमरा छोड़े बगैर ही तुम ऐसी कोई गुत्थी सुलझा देते हो जो दूसरे लोगों की समझ के बाहर होती है, जबकि उन्होंने अपने पास एकाएक चीज की गहरी छानबीन की है। बिल्कुल, इस बारे में मुझे गहरा ज्ञान है। बीच बीच में कोई ऐसा मामला आ जाता है जो कुछ ज्यादा ही पेचीदा होता है। फिर मुझे इधर उधर जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखना पड़ता है। देखो, मेरे पास बहुत से ऐसी विशेष जानकारी है जो मैं समस्या पर लागू करता हूँ, जिससे आश्चर्यजनक तौर पर उन्हें सुलझाने में मदद मिलती है। उस लेख में निष्कर्ष के जो नियम मैंने स्थापित किए हैं, जिनसे तुम्हारे अंदर तिरस्कार जागा है, वे मेरे व्यवहारिक काम के लिए अनमोल है। मेरे लिए हर चीज का गौर से निरीक्षण करना मेरी दूसरी प्रवृत्ति बन चुकी है। जब मैंने तुम्हें अपनी मुलाकात में ही बताया था कि तुम अफगानिस्तान से आए हो, तो तुम आश्चर्यचकित से लगे थे। तुमको बताया गया था, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मालूम था कि तुम अफगानिस्तान से आए हो। पुरानी आदत के अनुसार विचारों की गाड़ी इतनी तेज मेरे मन में दौड़ी कि उसमें आने वाले पड़ाव की ओर ध्यान दिए बगैर ही मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि पर कुछ पड़ाव तो जरूर थे। तर्क का पहिया कुछ इस तरह दौड़ा, यह मेडिकल किस्म का संभ्रांत व्यक्ति है, पर इसका हावभाव सेना सा है। साफ तौर पर तब यह सेना का डॉक्टर है। यह अभी अभी अयन नृत्यों से लौटा है, क्योंकि इसका चेहरा काला पड़ा हुआ है। यह इसकी स्वाभाविक त्वचा नहीं है, क्योंकि इसकी कलाइयां गोरी है। यह बहुत कठिनाइयों और बीमारियों से गुजरा है, जैसा कि कुम्हलाया हुआ चेहरा साफ बताता है। इसका बायां हाथ जख्मी है, वह बिल्कुल अकड़ा हुआ है और वह उसे अस्वाभाविक रूप से रखता है। अयन नृत्यों में कौन से स्थान पर अंग्रेज सेना का डॉक्टर इतनी कठिनाइयां देखता और हाथ जख्मी करता? साफ तौर पर अफगानिस्तान में।
विचारों की इस पूरी प्रक्रिया ने एक क्षण भी नहीं लगाया। फिर मैंने टिप्पणी की कि तुम अफगानिस्तान से आए हो और तुम आश्चर्य में पड़ गए। जब तुम समझा रहे हो तो यह बहुत सरल लग रहा है। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, तुम मुझे एडगर एलन पो के ड्यूपिन की याद दिलाते हो। मुझे मालूम नहीं था कि कहानियों के बाहर भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। शेरलॉक होम्स उठा और उसने अपना पाइप सुलगाया। इसमें कोई शक नहीं कि तुम सोच रहे हो कि ड्यूपिन से मेरी तुलना करके तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, उसने टिप्पणी की। मेरे विचार से ड्यूपिन बेहद घटिया व्यक्ति था। 15 मिनटों की चुप्पी के बाद किसी अनुकूल टिप्पणी द्वारा अपने मित्र के विचारों को तोड़ने की उसकी चालाकी बड़ी दिखावटी और खोखली है। बेशक उसमें विश्लेषण की बुद्धि थी, पर किसी भी तरह वह उतना भी अपूर्व नहीं था जैसी वह कल्पना करता प्रतीत होता था। क्या तुम भी गैबोर याओ के कामों को पढ़ा है? मैंने पूछा। क्या लीकोक तुम्हारी जासूस की कल्पना पर खरा उतरता है? शेरलॉक होम्स ने तिरस्कार की सांस छोड़ी। लीकोक एक अभागा एवं फूहड़ व्यक्ति था, उसने गुस्से भरी आवाज में कहा। उसकी तारीफ में सिर्फ एक ही बात थी और वह थी उसकी ऊर्जा। उस किताब से मैं वास्तव में बीमार पड़ गया था। प्रश्न यह था, किसी अनजाने कैदी की पहचान कैसे की जाए? मैं इसका काम 24 घंटों में कर देता। लीकोक को लगभग 6 महीने लगे। उसे जासूसों की पाठ्य पुस्तक में लिख देना चाहिए कि उन्हें किन किन बातों का नजरअंदाज करना चाहिए। 2 चरित्रों को जिनका मैं प्रशंसक था इस प्रकार तिरस्कृत किए जाने से मुझे गुस्सा आने लगा। मैं खिड़की तक गया और व्यस्त सड़क को देखने लगा। यह शख्स बहुत होशियार भले ही हो, मैंने अपने आप से कहा, पर वास्तव में यह बहुत घमंडी है। आजकल न अपराध होते हैं न अपराधी, लड़ने के अंदाज में वह बोला। हमारे पेशे में दिमाग का क्या फायदा है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे अंदर वह बात है जो मेरे नाम को प्रसिद्ध कर सकती है। अपराध की खोज में जितना अध्ययन मैंने किया है और जितना मुझ में प्राकृतिक हुनर है, उतना किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं है और पहले कभी किसी के पास रहा होगा। और इसका परिणाम क्या निकला? अब ढूंढने के लिए कोई अपराध नहीं, या फिर अधिक से अधिक कोई फूहड़ता से किया गया अपराध होता है जिसका उद्देश्य इतना पारदर्शी होता है कि स्कॉटलैंड यार्ड का अधिकारी भी उसको आर पार देख सकता है। बातचीत करने के उसके इस घमंडी अंदाज से मैं अब चिढ़ा हुआ था। मैंने सोचा कि बातचीत का विषय बदल देना ही सबसे अच्छा होगा। मैं सोच रहा हूं कि वह आदमी क्या ढूंढ रहा है। मैंने सादा कपड़े पहने खट्टे खट्टे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो सड़क के उस पार धीरे धीरे चल रहा था और अंकों को चिंतित दृष्टि से देखता जा रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा नीला लिफाफा था और स्पष्ट था कि वह किसी का संदेशवाहक था। तुम्हारा मतलब है समुद्री जहाज का अवकाश प्राप्त सार्जेंट? शेरलॉक होम्स ने कहा। साफ तौर पर यह अपना ढिंडोरा खुद पीट रहा है, मैंने सोचा। यह जानता है कि मैं इसके अनुमान की पुष्टि नहीं कर सकता। यह विचार मेरे मन में आया ही था कि जिस व्यक्ति को हम देख रहे थे उस आदमी की दृष्टि हमारे दरवाजे पर लगे नंबर पर पड़ी और वह जल्दी से सड़क पार करने के लिए दौड़ा। हमने एक तेज दस्तक सुनी। नीचे एक गहरी और सीढ़ियां चढ़ते भारी कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। मिस्टर शेरलॉक होम्स के लिए। कमरे में प्रवेश करते हुए उसने पत्र मेरे दोस्त को थमाते हुए उसने कहा। उसका घमंड दूर करने का यह एक अच्छा मौका था। हवा में उछाली गई टिप्पणी करते समय उसने ध्यान नहीं दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूं? मैंने सपाट आवाज में कहा। तुम्हारा पेशा क्या है? नौसेना में हूं सर, उसने रुखाई से कहा। मेरी वर्दी ठीक होने गई है। और तुम क्या थे? मैंने अपने मित्र की ओर एक द्वेषपूर्ण दृष्टि डालते हुए पूछा। सार्जेंट सर, रॉयल मेरीन लाइट इंफेंट्री सर। कोई जवाब नहीं। ठीक है सर। उसने अपनी एड़ियां खटखटाई, हाथ सैल्यूट में उठाया और वह जा चुका था। तो आपको अगर हमारी यह कहानी पसंद आ रही हो तो जरूर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को इसी तरह की स्टोरीज के लिए। और जल्द ही हमारा भाग 3 भी आने वाला है, उसे जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।